नमस्कार, फिर एक बार स्वागत है आपका आपके पसंदीदा पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में। मैं अभिषेक गुप्ता आपको बताऊंगा आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी सभी जरूरी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का सफर। आज की पहली खबर है दिल्ली में रहने वालों के लिए। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी कि एनडीएमसी ने प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर बड़ी घोषणा की है। एनडीएमसी ने 30 सितंबर तक या उससे पहले प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने वालों को कुल टैक्स देनदारी पर 5% छूट देने की घोषणा की है। ये छूट सरकारी प्रॉपर्टी के सर्विस टैक्स पर भी होगी। प्रॉपर्टी टैक्स के लिए एस्टिमेटेड लिस्ट एनडीएमसी की आधिकारिक वेबसाइट पर अवेलेबल कराई गई है। एनडीएमसी ने कहा है कि संबंधित टैक्स पेयर्स अपनी प्रॉपर्टी की जानकारी देखने के लिए अपनी आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं और लॉगिन कर सकते हैं। भारत की जीडीपी और बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर घट गई है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर घटकर 6.7% रह गई है। पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था 8.2% की दर से बढ़ी थी। कृषि क्षेत्र के खराब प्रदर्शन के चलते पहली तिमाही में आर्थिक वृद्धि की रफ्तार घटी है। इस साल जुलाई में 8 प्रमुख बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर घटकर 6.1% रह गई है। जुलाई 2023 में 8 बुनियादी उद्योगों का उत्पादन 8.5% की दर से बढ़ा था। चालू वित्त वर्ष के पहले 4 महीने में बुनियादी उद्योगों का उत्पादन 6.1% की दर से बढ़ा है, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 6.6% की दर से बढ़ा था। बाजार नियामक सेबी ने गैर रजिस्टर्ड फिन्फ्लुएंसर्स को रेगुलेट करने के लिए मानदंडों में संशोधन किया है। फिन्फ्लुएंसर से जुड़े संभावित जोखिम के बारे में बढ़ती चिंताओं को देखते हुए सेबी ने यह कदम उठाया है। इंटरनेट मीडिया पर वित्तीय जानकारी देने वालों को फिन्फ्लुएंसर्स कहा जाता है। सेबी ने रेगुलेटेड इकाइयों और गैर रजिस्टर्ड व्यक्तियों के बीच जुड़ाव पर अंकुश लगाने की कोशिश की है। सेबी के साथ रजिस्टर्ड कोई व्यक्ति या उसका एजेंट किसी ऐसे गैर रजिस्टर्ड व्यक्ति के साथ संपर्क नहीं रखेगा जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से वित्तीय सलाह देता है या ऊंचे रिटर्न का दावा करता है। बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक इन्फ्लुएंसर्स को सेबी के साथ रजिस्टर्ड करने और उनकी जवाबदेही तय करने के लिए मानक स्थापित कर रहा है। इस कदम से यह सुनिश्चित होगा कि म्यूचुअल फंड कंपनियां, रिसर्च एनालिस्ट, रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट सलाहकार और स्टॉक ब्रोकर्स गैर रजिस्टर्ड इन्फ्लुएंसर्स के साथ साझेदारी न कर पाएं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आम्रपाली प्रोजेक्ट्स में घर खरीदारों को जल्द उनके घर का कब्जा मिलने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली प्रोजेक्ट्स में परचेजेबल फ्लोर एरिया रेशियो यानी कि एफएआर को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे अब आम्रपाली प्रोजेक्ट में 13,000 अतिरिक्त फ्लैट का निर्माण होगा, जिससे एलवीसीसी को अटके पड़े घरों का निर्माण करने के लिए जरूरी 15,000 करोड़ रुपए जुटाने के मदद मिलेगी। अतिरिक्त बनने वाले 13,000 फ्लैट की बिक्री से मिलने वाली राशि से अटके प्रोजेक्ट के लिए जरूरी धनराशि मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आम्रपाली की विभिन्न आवासीय परियोजनाओं में खाली जमीन पर करीब 13,000 अतिरिक्त फ्लैटों का निर्माण किया जाएगा। इन फ्लैट की बिक्री से मिलने वाले फंड का इस्तेमाल 16,000 मौजूदा घर खरीदारों को घर देने के लिए किया जाएगा, जिनका निर्माण फंड की कमी से वजह से अटका हुआ था। अब आपको खाते में पैसे जमा करने के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब यूपीआई की मदद से एटीएम में पैसे जमा हो सकेंगे। अब आपको एटीएम में पैसा जमा करवाने के लिए डेबिट कार्ड की जरूरत नहीं होगी। अभी तक कई बैंकों की ओर से कार्डलेस डिपॉजिट की सुविधा दी जाती है, लेकिन आरबीआई ने इनमें एक कदम आगे बढ़ते हुए यूपीआई से पैसे जमा करवाने की सुविधा भी जोड़ दी है। एटीएम की स्क्रीन पर क्यूआर कोड का ऑप्शन दिया जाएगा। इसे स्कैन करने के बाद बैंक डिटेल दर्ज करनी होगी। एक बार कंफर्म करने के बाद एटीएम मशीन में नकदी रखनी होगी। इसके बाद पूरा प्रोसेस वैसे ही होगा जैसे कार्डलेस डिपॉजिट के दौरान किया जाता है। नोएडा हवाई अड्डे से अगले साल अप्रैल में कमर्शियल उड़ानें शुरू होंगी। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अपनी सत्यापन उड़ानें पूरी करने के बाद दिसंबर में एरोड्रोम लाइसेंस के लिए आवेदन करेगा। नोएडा हवाई अड्डे के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस ने बड़े स्तर पर दिलचस्पी दिखाई है। घरेलू एयरलाइन इंडिगो और आकाशा एयर ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ समझौता किया है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की क्षमता पहले चरण में 1.2 करोड़ यात्रियों को संभालने की होगी। इसका विकास यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कर रही है। इसका निर्माण नवंबर 2021 में शुरू हुआ था। हवाई पट्टी का अधिकांश काम पूरा हो चुका है। पहले चरण में हवाई अड्डे पर 1 टर्मिनल, 1 हवाई पट्टी, 10 एरो ब्रिज और 25 पार्किंग स्टैंड होंगे। पहले इसका परिचालन इस साल सितंबर में ही शुरू होने
की उम्मीद थी, लेकिन निर्माण कार्य में देरी होने की वजह से इसके अब अप्रैल 2025 तक शुरू होने की संभावना है। बाजार नियामक सेबी ने पात्र शेयर ब्रोकरों को ASBA सुविधा की तर्ज पर UPI बेस्ड ब्लॉक सिस्टम का उपयोग कर ग्राहकों को शेयर बाजार में लेन देन की सुविधा अनिवार्य रूप से देने का प्रस्ताव रखा है। ASBA IPO के लिए आवेदन प्रक्रिया है जिसे सेबी ने विकसित किया है। ये IPO लेने के लिए ग्राहक के बैंक खाते में ही आवेदन राशि को ब्लॉक करने की सुविधा देता है। UPI ब्लॉक सिस्टम के तहत ग्राहक अपने बैंक खातों में ब्लॉक की गई राशि के आधार पर शेयर बाजार में लेन देन कर सकेंगे। ये सुविधा वर्तमान में निवेशकों के लिए वैकल्पिक है और ट्रेडिंग सुविधा देने वाली फर्म के लिए इसे ग्राहकों को सेवा के रूप में पेश करना अनिवार्य नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने नाम पर धोखाधड़ी की गतिविधियों के प्रति लोगों को आगाह किया है। केंद्रीय बैंक ने लोगों से कहा है कि वे अपने खाते की लॉगिन जानकारी, OTP या KYC दस्तावेज अज्ञात व्यक्तियों के साथ साझा ना करें। RBI ने कहा है कि उसे पता चला है कि कुछ गलत लोग उसके नाम का उपयोग कर जनता को धोखा देने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग कर रहे हैं। धोखेबाज लोग RBI के फर्जी लेटर हेड और फर्जी ईमेल पते का इस्तेमाल कर रहे हैं, खुद को केंद्रीय बैंक का कर्मचारी बता रहे हैं और लोगों को लॉटरी जीतने, फंड ट्रांसफर, विदेशी रेमिटेंस और सरकारी योजनाओं जैसे फर्जी लालच देकर फंसा रहे हैं। धोखेबाज लोग छोटे कारोबारियों से RBI अधिकारी बनकर संपर्क करते हैं और आकर्षक भुगतान का वादा करके सरकारी योजना की आड़ में उनसे सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में पैसे मंगाते हैं। RBI ने कहा कि धोखेबाज लोग डराने धमकाने की रणनीति भी अपनाते हैं। LGBTQ समुदाय के लोगों के लिए संयुक्त बैंक खाता खोलने और समलैंगिक रिश्ते में रहने वाले व्यक्ति को नॉमिनी बनाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वित्त मंत्रालय ने एक परामर्श जारी कर ये क्लियर किया है कि समलैंगिक समुदाय के व्यक्तियों के लिए संयुक्त बैंक खाता खोलने और समलैंगिक संबंध वाले किसी व्यक्ति को नॉमिनी बनाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। मंत्रालय की ओर से LGBTQ समुदाय के लिए ये सलाह सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद जारी की गई है। RBI ने साल 2015 में बैंकों को निर्देश दिया था कि वे अपने सभी फॉर्म्स और आवेदनों में एक अलग कॉलम शामिल करें ताकि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को बैंक खाते खोलने और संबंधित सेवाओं का लाभ उठाने में मदद मिल सके। सरकार ने एथेनॉल उत्पादन से जुड़ी नीतियों में बदलाव किया है। इसके बाद शुगर और शराब कंपनियों के शेयरों में उछाल आया है। इससे एथेनॉल बनाने वाली कंपनियों को बड़ी राहत मिली है। गन्ना किसानों और चीनी मिलों के साथ ही शुगर और डिस्टिलरी स्टॉक को भी मुनाफा होने की बात कही जा रही है। सरकार ने बी हैवी और सी हैवी मोलासेस के डायवर्जन पर लगी पाबंदी को भी हटा दिया है। सरकार ने एथेनॉल बनाने वाली कंपनियों को सरकारी भंडार से 23 लाख टन चावल खरीद को भी मंजूरी दी है। चीनी मिलों को गन्ने के रस और शुगर सिरप से एथेनॉल बनाने की छूट दी गई है। 1 नवंबर 2024 से ये बदलाव लागू होगा। सरकार ने गन्ने के रस और शुगर सिरप से एथेनॉल बनाने पर रोक लगा रखी थी। भारत सरकार ने 2025 के अंत तक पेट्रोल और डीजल में एथेनॉल ब्लेंडिंग की मात्रा 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। सरकार ने 2030 तक एथेनॉल ब्लेंडिंग की सीमा को बढ़ाकर 25% करने की सुविधा बनाई है। पेट्रोल डीजल में एथेनॉल मिलाने से कच्चे तेल का आयात कम होगा और इससे किसानों की आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। एयरलाइन विस्तारा अपने ब्रांड के तहत 11 नवंबर को अंतिम उड़ान भरेगी। एयर इंडिया 12 नवंबर से परिचालन संभालेगी। सरकार ने एयर इंडिया विस्तारा विलय को मंजूरी देने के साथ ही सिंगापुर एयरलाइंस के FDI प्रपोजल को भी हरी झंडी दे दी है। विस्तारा टाटा समूह और सिंगापुर एयरलाइंस का जॉइंट वेंचर है। एयर इंडिया का स्वामित्व टाटा समूह के पास है। 3 सितंबर 2024 से ग्राहक 12 नवंबर 2024 या उसके बाद की यात्रा के लिए विस्तारा की उड़ान की बुकिंग नहीं कर पाएंगे। इसके बाद विस्तारा विमानों का परिचालन एयर इंडिया करेगी। इन विमानों के मार्गों के लिए बुकिंग एयर इंडिया की वेबसाइट पर होगी। इस विलय का मकसद यात्रियों को ज्यादा ऑप्शन मुहैया कराना है। सेबी ने 39 शेयर ब्रोकर और 7 जिंस ब्रोकर का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। रजिस्ट्रेशन जरूरतों को पूरा करने में विफल रहने पर इन ब्रोकर का रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया है। इसके अलावा नियामक ने उन 22 डिपॉजिटरी प्रतिभागियों का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया है जो अब किसी भी डिपॉजिटरी से जुड़े नहीं हैं। इन इकाइयों के रजिस्ट्रेशन को रद्द करने की मुख्य वजह उन्हें सेबी रजिस्ट्रेशन का दुरुपयोग करने से रोकना है, जिससे अनजान निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने अपने वाहनों को खरीदने वाले ग्राहकों को आसान लोन उपलब्ध कराने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता किया है।
कंपनी ने कहा है कि ये साझेदारी के तहत ग्राहक निजी इस्तेमाल के लिए खरीदे गए किसी भी टोयोटा वाहन की कीमत पर 90% तक का लोन ले सकेंगे। ग्राहकों को समय से पहले कर्ज खत्म करने या आंशिक भुगतान पर लगने वाले शुल्क से छूट मिलेगी। इसके अलावा निजी वाहन ग्राहक 8.8% ईयरली इंटरेस्ट रेट के साथ 7 साल तक के लिए लोन ऑप्शन चुन सकेंगे। ये सहयोग ऑटो लोन को सरल और ज्यादा सुलभ बनाकर ग्राहकों को बेहतर सेवाएं देगा। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी सोमवार को मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी9 के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं और अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।